का प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो आपके सेशंस है बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, इन तीनों पर बेस्ड होंगे। करंट अफेयर जो होगा मैं 3 महीने का कवर करा रहा हूं, आपका दिसंबर का, दिसंबर 2020 का, जनवरी और फरवरी, तो जनवरी और फरवरी 2021 का और दिसंबर 2020 का, ये 3 महीने का करंट अफेयर मैं आपका लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, सो चलिए बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। रेलवे के लिए भी हेल्पफुल है ये मयंक, डेफिनेटली रेलवे के लिए भी हेल्पफुल है, डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल फॉर रेलवे। सो चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है कि हु रिलीज्ड अ बुक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, a commentary, ठीक है, सॉरी, a commemorative volume to mark the 96th birth anniversary of the former prime minister। तो अभी हाल ही में किसने संसद में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट आ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक जारी की है, जिस जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ओके चलिए, विपुल का आंसर है ऑप्शन सेकेंड, यस। मनोरंजन ऑप्शन सेकेंड, बाकी सभी लोगों के आंसर का वेट है गाइस। सो आंसर देना स्टार्ट कीजिए जल्दी से कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा अभी हाल ही में संसद में एक किताब का अनावरण किया है, जिस किताब, ये जो किताब है ये डेडिकेटेड है आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। टोटल आदर्श जी 5 से 6 आपके सेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप सभी सेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक लॉन्च की गई है याद रखिएगा किसके द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आप जानते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है। तो इनका आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 25 दिसंबर, ये कई बार पूछा गया है, 25 दिसंबर, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के नाम से जानते हैं, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे आप सभी जानते हैं। अच्छा, इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आपका सेकेंड न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट हुआ था, सेकेंड न्यूक्लियर पोखरण टेस्ट। तो ये कई बार पूछा गया है कि ये जो पोखरण टेस्ट है ये कब हुआ था। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेट पूछी जाती है और दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई इस मिशन का नाम क्या था। तो अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और जो अभी लाइव देख रहे हैं वो चैट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि ये इसकी डेट क्या थी। भाई पोखरण के 2 टेस्ट हुए हैं, जो पहला वाला है पहला पोखरण टेस्ट, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट तो सभी को मालूम है ना कि फर्स्ट कब हुआ था, 1974 में, इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, और सेकंड जो हुआ था इनके टाइम पीरियड में, तो डेट कई बार पूछी जाती है, तो डेट मत भूलिएगा, डेट है आपकी 1998। और उस मिशन का नाम भी पूछा जाता है कि मिशन का नाम क्या था, तो मिशन का नाम क्या था, मिशन शक्ति, याद रखिएगा मिशन शक्ति। और यहाँ पे सभी को मालूम है कि बुद्धा स्माइल करके यहाँ पर मिशन लॉन्च किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उन सभी प्रोग्राम को पढ़ के जाइएगा, जिसमें एक आप अमृत प्रोग्राम पढ़ते हैं, एक अमृत प्रोग्राम पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के नाम रिनेम किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो जितने भी प्रोग्राम है ये सभी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यस, मिशन शक्ति। ठीक है, और पहले वाला याद रखिएगा 1974, जो इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ था, और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डैम इन इंडिया, तो भारत का पहला डैम कौन सा है, जो सबसे ओल्डेस्ट डैम है, सबसे ओल्डेस्ट डैम है आपको बताना है। ठीक है, कलनई, सरदार सरोवर डैम, नागार्जुन डैम, भाखड़ा नागल डैम या फिर मेट्टूर डैम। तो भारत का सबसे पुराना डैम पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर बताएगा इसका क्या होगा, बिल्कुल अमोल, कलनई। ठीक है, अमोल ऑप्शन 1, विपुल का ऑप्शन 3 है, रामेश्वर ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर नागार्जुन को टिक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नागार्जुन को टिक कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी किसी का कॉपी मत करो। ठीक है, खुद से आंसर प्रयास करो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है कलनई, और ये बनाया गया था बिल्ट ड्यूरिंग चोला डायनेस्टी। तो ये याद रखिएगा, बिल्ट ड्यूरिंग, ये कब बनाया गया था, चोला डायनेस्टी। तो चोला जो किंग थे, चोला किंग यानी कि चोला डायनेस्टी के समय में इसको बनाया गया था, और ये हमारे भारत का
सबसे पुराना डैम है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कलनई डैम, जो कि कलनई नाम के राजा हुए थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन जनवरी 2021? तो मलाला यूसुफजई आपको याद है, मलाला यूसुफजई जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने पाकिस्तान में शिक्षा के अधिकार के लिए, स्त्री शिक्षा के अधिकार के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी है। और इनको आतंकवादियों के द्वारा गोली भी मारी गई थी जिसमें बच गई थे। और इनकी बहादुरी के लिए, कि अगर आपको ये याद हो, तो नोबेल प्राइज दिया गया था और साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इनके नाम पर अभी कौन सा देश है जो इसने एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है कि वो पाकिस्तान की महिलाओं को हर साल इनके नाम पर एक स्कॉलरशिप दिया करेगा, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ये जो स्कॉलरशिप एक्ट है, ये किस देश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना या यूके? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट इज द यूएसए। तो यूएस के द्वारा मलाला यूसुफजई एक स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया है और इसके तहत पाकिस्तानी महिलाओं को हर साल एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In January 2021, who dedicated the new coastal research vehicle Sagar Anvesika to the nation at Chennai port? तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। डैम कहां पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में डैम लोकेटेड है, याद रखिएगा। आपके साउथ इंडिया में है रामेश्वर, ठीक है, तमिलनाडु में डैम लोकेटेड है। चलिए इसका राइट आंसर बताएगा कि जनवरी 2021 में, ठीक है, जनवरी 2021 में किसने नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को चेन्नई बंदरगाह पर राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है, ठीक है। सो हु डेडिकेटेड द न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल दैट इज द सागर अन्वेषिका? तो ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा समर्पित की गई है अभी हाल ही में? डॉक्टर हर्षवर्धन, जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल या फिर पीयूष गोयल? इसका राइट आंसर बताइएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है जी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 या फिर ऑप्शन 5, ठीक है, यस। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में ये जो सागर अन्वेषिका रिसर्च व्हीकल है, ठीक है, ये जो रिसर्च व्हीकल है ये किसके द्वारा डेडिकेटेड की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट इज द हर्षवर्धन, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गाइस, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है, सभी को नमस्कार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सेशन के साथ जुड़ते चले जाएं। तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, सो प्लीज गाइस सेशन को लाइक कर दीजिएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिशेड्यूल द पोलियो वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नोन एज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे टू विच डेट? तो आपको बताना है कि सरकार ने पोलियो टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, को किस दिन पुनर्निर्धारित करने का फैसला लिया है? 20 जनवरी, 31 जनवरी, 5 जनवरी, 28 फरवरी या फिर 20 मार्च? इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो, ठीक है, 2 बूंद जीवन के, आपने बहुत ऐड सुना होगा, ठीक है, यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा, कौन सी डेट है जो सरकार के द्वारा पुनर्निर्धारित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द 31 जनवरी, दैट इज द 31 जनवरी। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और ये डेट सरकार के द्वारा पोलियो वैक्सीनेशन के लिए दोबारा से रीशेड्यूल की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप द ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ऑल्सो नोन एज द? तो आपको बताना है कि जो आरबीआई का गठन है, आरबीआई का क्रिएशन है, आप सभी जानते हैं कि आरबीआई का क्रिएशन जो है 1935 में हुआ था। आरबीआई वॉज क्रिएटेड इन 1935। तो एक कमीशन बनाया गया था भारत के लिए, इंडियन करेंसी और फाइनेंस के लिए, जिसका नाम था रॉयल कमीशन। तो एक्चुअल में इस कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? रंगराजन कमेटी, वांछू कमेटी, रेखी कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन या फिर गॉडबोल आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। और ऑलरेडी इससे हमने डिस्कशन किया भी है, इससे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ भी है, ठीक है। करंट अफेयर कम से कम मैं आपको बोलूंगा कि 6 से 8 महीने का जरूर करके जाइए, ठीक है, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का करंट अफेयर करके जाइएगा। सो गाइज, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज द हिल्टन यंग कमीशन। तो याद रखिएगा कि हिल्टन यंग कमीशन को हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्रिएशन हुआ था 1920 में, इसका क्रिएशन हुआ था 1920 में। जो रिपोर्ट दी गई थी, याद रखिएगा, रिपोर्ट दी गई थी 1926 में। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट a white paper bill introduced in the British Parliament,
British Legislative Assembly. That bill passed in 1934 that is known as the RBI Act, and under the RBI Act on 1935 on 1st April 1935 RBI was established with initial paid up capital 5 करोड़। तो इसका जो गठन है 1920 में हुआ, ठीक है। इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1926 में दी। रिपोर्ट के आधार पर एक बिल तैयार किया गया जो कि ब्रिटिश असेंबली में पास हुआ 1934 में, जिसको हमने आरबीआई एक्ट का नाम दिया। और उस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ के इनिशियल पेड अप कैपिटल के साथ आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक एब्रिविएशन है। तो सेबी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सेबी, तो आपको बताना है कि सेबी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुअरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, या नन ऑफ द अबव। तो सेबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो सेबी का एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाता है, सेबी का आपको हेडक्वार्टर पूछा जाता है, सेबी के आपको चेयरमैन पूछे जाते हैं, और दूसरा सेबी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन आता है कि इसका रोल क्या है, ठीक है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन है। बताइए जरा यहां पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। ऑप्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, सलाहकार निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। यस, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी आप याद रखिए, देखिए वैकेंसीज जो है ये तो मैं क्लियर समझ सकता हूं कि बहुत सी जगह पर कम है या नहीं है, लेकिन आप दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको वहां का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो आप देखिए फ्यूचर में वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली वहां से फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अच्छा है आपने अप्लाई किया, एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन तो होती चलेगी, प्रिपरेशन तो होती चलेगी। सो देखिए ये जो बॉडी है वो कैसी है, एक संवैधानिक निकाय है। अब सेबी का फुल फॉर्म जरा बताइएगा। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सभी आप में से जानते भी होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करने जाएं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट है 19, बताइए जरा इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या लिखेंगे, 1992, ठीक है ना। और कमेटी अगर आपको पूछता है तो कमेटी जरूर याद रखिएगा, एम नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी ये भी, ठीक है। एम नरसिम्हन कमेटी क्लियर होनी चाहिए। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, अजय त्यागी, ठीक है। अजय त्यागी इसके चेयरमैन है, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है इनका नाम, अजय त्यागी, इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा, इसका रोल पूछा जाता है कि ये रोल क्या करती है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेबी के फंक्शन की बात करने जाएं कि इसका रोल क्या है, तो एक ये रेगुलेटर बॉडी है, एक ये रेगुलेटरी है। किस किस की रेगुलेटरी है तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करने जाएं तो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर बॉडी है। दूसरा कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, कैपिटल मार्केट की भी रेगुलेटरी बॉडी है। फिर दूसरा एक होता है आपका, एक एफडीआई होता है और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो उसकी भी रेगुलेटरी है। और लास्ट में यहां पर हमें एक और लिख सकते हैं, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट की भी रेगुलेटरी है, और साथ में अगर मैं एंड कर दूं यहाँ पर म्यूचुअल फंड, तो वो भी यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो कौन सा है आपका, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइएगा जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। यस यस, वेरी गुड। So, who was the first microfinance bank which got fully convertible in the scheduled commercial bank? तो आपको बताना है कि एक पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक में पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है, इसका राइट आंसर क्या टिक करने जाएंगे, ठीक है। यस, सो बंधन बैंक, वोडाफोन एम पैसा बैंक, सिटी बैंक, नन ऑफ द अबव, या फिर इसमें एक और है चोला मंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर बताएगा सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यस यस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 या फिर ऑप्शन 5, ठीक है। सो देखिए आपने फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए भाई, बंधन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बंधन बैंक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बंधन बैंक
इसका टैगलाइन भी है आपका भला सबकी भलाई, ठीक है। तो इसका टैगलाइन याद रखिएगा कि इसका टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई, ठीक है। तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा कोलकाता में। अब आज के समय में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं वो कैसे क्वेश्चन बने हैं कि पहले बंधन एज अ एनजीओ स्टार्ट हुआ था, एज अ एनजीओ, और एनजीओ के बाद ये माइक्रो फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। एमएफआई, एमएफआई में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, फिर लेटर देन इट कन्वर्ट इनटू अ बैंक। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि विच इज इंडियाज फर्स्ट एमएफआई विच कन्वर्ट इनटू अ बैंक, यानी कि भारत का पहला एमएफआई कौन सा है जो बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो आंसर है बंधन। दूसरी तरीके से क्वेश्चन और पूछता है कि बिफोर स्टार्ट एज अ बैंक बंधन वॉज वर्क एज, तो बंधन बैंक के रूप में कार्य करने से पहले ये किस रूप में काम करता था, तो आंसर क्या होगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। और हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, आपका कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है। तो 2013 के अंदर इसको लाइसेंस दिया गया था, एक कमेटी थी बिमल जालान कमेटी, और वहां से परमिशन लेके अपना फंक्शन करना शुरू करता है। और टैगलाइन मैंने आपको बताया, आपका भला सबकी भलाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 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 यस, ठीक है। वो बैंक डिफरेंट है, दैट वाज द भारतीय महिला बैंक, दैट वाज द भारतीय महिला बैंक, और यहां पर ये जो बैंक है ये आपकी बंधन बैंक है, ठीक है। ये आपकी बंधन बैंक है। वो भारतीय महिला बैंक थी जो 2013 में आई थी, जो फाइनली बंद हो गई और अप्रैल 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गई। तो वो भारतीय महिला बैंक थी और ये आपकी बंधन बैंक है। सो इट इज अ डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट। चलिए, वाई इज रेपो रेट ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, तो इसका राइट आंसर बताइएगा जरा क्या होगा कि जो रेपो रेट होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक क्यों होता है, ठीक है। इसका जो रेपो रेट है रिवर्स रेपो रेट से अधिक क्यों होता है। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, तो ऐसा नियम आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ऐसा प्रावधान है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन जीडीपी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के घरेलू सकल उत्पाद को बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है। आरबीआई विल नॉट गिव मोर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन कंपेरिजन टू इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, यानी कि आरबीआई के पास जो बैंकें पैसा रखती हैं रिवर्स रेपो रेट में, उस पर आरबीआई कम पैसा देता है, किसके कंपेयर में, जब वो बैंकों को लोन लेंड करता है तो हाई रेट पे लेंड करता है। इट हेल्प द आरबीआई टू कीप अ चेक ऑन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो प्रॉपर सभी ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद आंसर टिक कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा लॉजिक यहां पर लगना होगा। और गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं, अराउंड 70 कैंडिडेट वाचिंग दिस सेशन, तो जल्दी से जिन्होंने लाइक नहीं किया है सो प्लीज गाइज, ठीक है, डू वन फेवर, एक फेवर कीजिए, लाइक करिए और उसके बाद आंसर देना शुरू कीजिए। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है सो सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो चलिए गाइज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो देखिए दो रेट पढ़े हैं आपने, एक पढ़ते हैं आप रेपो और दूसरा होता है रिवर्स रेपो, दूसरा होता है रिवर्स रेपो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि रिवर्स रेपो ऑलवेज लेस कंपेयर टू रेपो रेट। जैसे हमने बोला कि रेपो 4% है तो रिवर्स रेपो कितना होगा, 3.75 होगा। यानी कि आरबीआई, ये याद रखिएगा, जो बैंकों से पैसा लेती है अपने पास उस पर कम इंटरेस्ट देती है कंपेयर टू जब आरबीआई बैंकों को खुद लोन देती है तो उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने शेयर किया हुआ है, जितने भी लोगों ने शेयर किया हुआ है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A high level committee headed by whom has been constituted to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी आपने देखी होगी भाई, ठीक है, कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी निकल चुकी है। तो किसके अंडर इस कमेटी का गठन किया गया था, अमित शाह है, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या प्रकाश जावड़ेकर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल स्वदेश जी, आपने बिल्कुल सही बताया। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.75 है। तो हम जो 25 देखेंगे, 25 क्या होगा वहां पर, लिक्विडिटी डिफरेंस, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट लिक्विडिटी डिफरेंस होगा। चलिए, तो ये कमेटी जो गठित की गई थी ये किसके अंडर थी, नरेंद्र मोदी जी के अंडर ये कमेटी गठित थी, नरेंद्र मोदी जी के अंडर ये कमेटी गठित थी, ठीक है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपका
ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है, तो कोई बता सकता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट लोकेटेड एट, ठीक है, लोकेटेड एट। इन्होंने बहुत से, देखिए आपने स्लोगन भी दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, इस तरीके से इन्होंने दो स्लोगन दिए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो बार आपके आईएनसी के हेड भी बनाए गए थे, दो बार अध्यक्ष बनाए गए थे आईएनसी के, 1938 में और 1939 में। बाद में लेकिन आईएनसी को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं, और आईएनए जो आजाद हिंद फौज थी उसके ये हाईएस्ट ऑफिसर भी रहते हैं, उसके ये हाईएस्ट ऑफिसर भी रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपको बताना है कि सिंपलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये निम्न में से किस राज्य में लोकेटेड है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या कोलकाता में लोकेटेड है, यस बिल्कुल ठीक है। सो सिंपलीपाल के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये याद रखिएगा, ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में, ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा में आपकी एक लेक भी लोकेटेड है, मैंने आपको समझाया हुआ था। उड़ीसा में एक लेक भी लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? चिल्का लेक, जो कि आपके खारे पानी की, सॉल्ट वाटर की एक बहुत बड़ी लेक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और उड़ीसा में एक आपकी नदी भी है जिसका नाम है महानदी। ठीक है, ये भी जरूर पढ़ के जाइएगा, महानदी से रिलेटेड आपको कई बार पूछता है। और महानदी पर एक डैम लोकेटेड, इसका नाम है हीरा कुंड डैम। ठीक है, तो हीरा कुंड डैम पूछे, या फिर चिल्का लेक पूछे, या फिर सिंपलीपाल नेशनल पार्क, तो आप कहां पर टिक करने जाएंगे? उड़ीसा को। एक और रिवर है यहाँ पर, रुसिकुल्या। ठीक है, वो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ओलिव रिडली टर्टल होते हैं उनकी हैचिंग साइट है रुसिकुल्या रिवर पर। चलिए, अब इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी बैंक थी जिसने भारत में सबसे पहले एटीएम ओपन किया? तो पहले तो मैं आपको यह पूछूंगा बच्चों कि एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। एटीएम का फुल फॉर्म, कई बार एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस यस यस, राइट आंसर बताएगा जरा। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, तो जो आपके आरबीआई डिप्टी गवर्नर होते हैं चार, उनमें से दो डिप्टी गवर्नर तो आरबीआई ग्रेड बी पोस्ट से ही लिए जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ठीक है। चलिए, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एचडीएफसी इज द राइट आंसर। तो ये याद रखिएगा कि जो एचएसबीसी बैंक है, सॉरी एचएसबीसी बैंक, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, तो इसके द्वारा सबसे पहले एटीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1978। डेट याद रखिएगा 1978, और लोकेशन कौन सा था? मुंबई। तो मुंबई में सबसे पहले आपका एटीएम आता है, और एटीएम का फुल फॉर्म मैंने आपको पूछा हुआ था, ऑटोमेटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑटो, AUTO। हाँ, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं एटीएम के फुल फॉर्म में, बहुत बच्चों से मिस्टेक मैंने होती हुई देखी है। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म, अभी भी टाइम है, जितने लोगों ने कमेंट नहीं किया है जल्दी से कर दीजिएगा। ऑटोमेटेड, ये याद रखिएगा, ऑटोमेटेड है टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नॉट ऑटोमेटिक। तो यहां पे ऑटोमेटेड टिक कीजिएगा। ठीक है ना, ये आपको सही होना चाहिए। ठीक है, सो एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, दैट वाज द फर्स्ट बैंक that first time introduced ATM in India in 1978। लोकेशन क्या था? मुंबई। सभी को क्लियर है? यस यस, चलिए सभी को क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रोवर्स कप एसोसिएटेड, तो निम्न में से किस खेल से आपका रोवर्स कप एसोसिएटेड है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, या निम्न में से कोई भी नहीं? इसका राइट आंसर बताइएगा जरा, निम्न में से किस खेल से रोवर्स कप एसोसिएटेड है? ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या टेनिस। तो आपको मैंने कई बार बताया कि स्पोर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आते हैं, और पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच टूर्नामेंट, या किसी टूर्नामेंट का नाम देगा और पूछेगा कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है? फुटबॉल। यहाँ पे जो राइट आंसर है फुटबॉल। कई बार मोहन बागान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो मोहन बागान को भी भाई अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका रोवर्स कप पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस इन ऑर्डर टू
ओपन दैट अकाउंट, ठीक है। कौन सा ऐसा खाता है जिसको खोलने के लिए किसी न्यूनतम धनराशि की आपको आवश्यकता नहीं होती। अदरवाइज आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट को खोलने जाइए तो हर एक बैंक का अपना डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम अकाउंट अमाउंट है। जैसे सरकारी बैंकों में बात करने जाएं तो किसी में 500 से शुरू होता है, किसी में 1000 से शुरू होता है। प्राइवेट बैंक में ये अमाउंट ज्यादा भी है, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000 भी है, किसी में 50,000 भी है। तो एवरी बैंक हैव द डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम अकाउंट। लेकिन एक ऐसा खाता है जिसको हम लोग नाम ही जीरो बैलेंस अकाउंट देते हैं, उसका नाम ही जीरो बैलेंस अकाउंट देते हैं, ठीक है। तो ये है जो राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। और इसको हम क्या बोलते हैं, BSBDA। तो यहां पर बच्चे सभी धोखा खा गए। BSBDA का मतलब है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और यहां पर बात हो रही है जन धन अकाउंट की। तो भूल गए क्या भाई इस जनधन अकाउंट को? यही जनधन अकाउंट आपका क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था, 2014 में लॉन्च हुआ था ना, 2014 में नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं। आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स का मतलब ही क्या है, यू नॉट नीड टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, ठीक है। तो जीरो बैलेंस के साथ खोल सकते हैं। 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट है, 30,000 का एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत सी फैसिलिटी है। और टाइटल भी दिया गया था मेरा खाता भाग्य विधाता। तो अब तक तो 36 करोड़ से ज्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अकाउंट ओपनिंग प्रोग्राम है। कई देशों की तो इतनी जनसंख्या नहीं है जितने हमने जनधन अकाउंट के अंडर, प्रोग्राम के अंडर अकाउंट ओपन कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई फरवरी 2021 a total of how many accounts, ठीक है, इन करोड़ हैव बीन ओपनड सो फार अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो चलिए, बाई मिस्टेक मुझसे आंसर भी निकला था, ठीक है। तो जितने लोगों ने नहीं सुना है अब आंसर करना शुरू कीजिए। यस, सो राइट आंसर क्या होगा, 35.25, 37, 39, 41 या 43। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो अभी तो भाई 41 करोड़ से ऊपर भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 41 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये अभी आपका प्रेजेंट डाटा है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट डाटा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो नर्मदा, सतलज, बेतवा, चंबल या घग्गर। इसका राइट आंसर बताएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। राजघाट डैम पूछा जा रहा है, राजघाट बांध, ठीक है। तो आपके बहुत से जो महान व्यक्ति थे उनके आपको वो भी पूछे जाते हैं, जो जहां पर उनको दफनाया गया है, स्थल पूछे जाते हैं ना, शांति स्थल, राजघाट स्थल, ठीक है। इस तरह से लोकेशन भी पूछी जाती है, तो वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यस, तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर, ठीक है। तो बेतवा नदी के किनारे ये आपका डैम बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट डैम, ठीक है, राजघाट डैम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में ताजे पानी की यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अभी खारे पानी की झील तो देखी थी आपने, खारे पानी की झील देखी थी ना आपने, जिसका नाम क्या था, चिल्का। आपने खारे पानी की झील देखी थी, ठीक है। तो ये खारे पानी की है भाई। इसमें आपको बताना है कि मीठे पानी की कौन सी है। तो ये सॉल्ट वाटर की है, ये खारे पानी की है। अब मीठे वाटर की बताइए। तो पुलिकट है, वुलर है, वेम्बानंद है, ठीक है, ये वेम्बनाड है, सॉरी, या निम्न में से कोई भी नहीं। सो आई होप कि बहुत आसानी से आप इसका सही टिक कर रहे हैं, और राइट आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और वुलर लेक आपको मालूम है, ठीक है, कि ये आपकी कहां पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यस, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके, सो फ्री ट्रेड रिफर्स टू, मुक्त व्यापार का मतलब क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूल फ्री ऑफ ड्यूटी, या निम्न में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा ना, फ्री ट्रेड पॉलिसी, आपने कई बार पढ़े होंगे, फ्री ट्रेड पॉलिसी, बाइलेटरल ट्रेड पॉलिसी, यूनिलेटरल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो मुक्त व्यापार,
जो शब्द यूज किया जाता है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, इसका मतलब क्या है बताइएगा जरा, प्रॉपर पढ़िए और उसके बाद आंसर टिक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन वन, एक देश से दूसरे देश में माल की मुफ्त आवाजाही। ऑप्शन सेकंड, एक देश से दूसरे देश में माल की मुफ्त आवाजाही, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। फ्री ट्रेड का मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे तो फिर तो कंपनियां लॉस में ही पहुंच गई ना, ठीक है, फिर तो कंपनियां लॉस में ही पहुंच गई। तो फ्री कॉस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, फ्री कॉस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, यहां पर आपको चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे, तो आपको टैक्स तो भरने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि टैक्स नहीं भर सकते, तो टैक्स तो पे करने पड़ेंगे, कस्टम आपने ड्यूटी देनी पड़ेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ठीक है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होंगे तो ऑप्शन थ्री यहां पर टिक करने जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कर दोगे तब तो फिर बात ही अलग हो गई, फिर तो कंपनियां धंधा ही बंद करके बैठ जाएंगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाएंगी ही क्यों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मनीष डेफिनेटली, बट ये याद रखिएगा ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। यस, ठीक है। इन फरवरी 2021 हु हैज इनॉग्रेटेड अ गोल्डन जुबली न्यूट्रिशंस गार्डन एट गोधरी, यस, श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। तो आपको बताना है फरवरी 2021 में किसने चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय पालमपुर में एक स्वर्ण जयंती पोषण उद्यान का उद्घाटन किया है। सो नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज या अमित शाह। इसका राइट आंसर बताइएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं, ऑप्शन वन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जयराम ठाकुर। इस समय भाई उत्तराखंड के सीएम जरूर पढ़ के जाइएगा जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उत्तराखंड का पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक स्पोर्ट पर्सन का नाम दिया गया है पूनम यादव एंड आप जानते हैं सैखोम मीराबाई चानू। तो ये निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं, शूटिंग, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग या स्विमिंग। तो पूनम यादव और मीराबाई चानू ये निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं, जरा बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, बिल्कुल ठीक है, यस यस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि दीज बोथ द प्लेयर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है, यस। सो ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं, ऑप्शंस आना, बॉक्सिंग बॉक्सिंग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। कुछ लोग क्रिकेट से भी इनको जोड़ रहे हैं, भाई क्रिकेट तो ऑप्शन ही नहीं था स्वदेश जी, ठीक है। तो क्रिकेट तो इसमें ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस 2021 विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट डाटा ऑन। तो 2021 के जनगणना पहली बार, ठीक है, से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। जनरल क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ये निम्न में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो गाइज जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज गाइज, ठीक है, जितने भी लोग अभी न्यू जुड़े हुए हैं और सेशन को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज गाइज, ठीक है, नीड योर सपोर्ट, नीड योर फेवर। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट 100 तक तो लाइव लर्नर्स हमारी फैमिली पहुंचनी चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ओबीसी। तो अब अन्य जो पिछड़ा वर्ग है यानी कि अदर जो बैकवर्ड क्लास है उससे तहत भी आंकड़े लिए जाएंगे। तो पहले एससी एसटी से आंकड़े लिए जाते थे और अब ओबीसी से आंकड़े भी लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन ओपन वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति बहुत से नॉन रेसिडेंट अकाउंट खोल सकता है ना, पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी और ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, फर्म्स, कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बताएगा जरा क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हाँ, पहले जो हुआ था याद रखिएगा एससी एसटी का, अब ओबीसी का भी लिया जाएगा। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई जो पिछली जनगणना थी उसमें टोटल पॉपुलेशन क्या थी, और सबसे पहले भारत में हमारे कब पॉपुलेशन काउंट होना शुरू हुई, और उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ये याद रखिएगा, एनआरआई भी अकाउंट ओपन कर सकता है जो कि हमारे देश का निवासी है लेकिन बाहर रह रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति भी है, ठीक है, वो भी इसमें अकाउंट को ओपन कर सकता है, और कोई दूसरी कंपनीज भी इस अकाउंट को खोल सकती है। तो ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है एनआरओ, एक होता है एनआरई, और एक होता है एफसीएनआरबी, एफसीएनआरबी, ठीक है।
तो ये मैं आपको तीनों अकाउंट के नाम लिख दिए। तो एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है, और एनआरई नॉन रेसिडेंट याद रखिएगा एक्सटर्नल अकाउंट, और एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो ये तीनों को पढ़ के जाइएगा। तो ये तीन तरह के खाता खोले जा सकते हैं एनआरआई के द्वारा, ठीक है, एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआरबी। तो फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा, कभी क्वालिटी कैसे हैं, फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, वो कभी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Who has been honored with the award for most versatile actor at दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हमने पढ़े हुए थे। दादा साहब फाल्के आपने पढ़ा होगा, सबसे बेस्ट मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपने पढ़ा होगा, किसको दिया गया था? अक्षय कुमार को, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस भी आपने देखा होगा। मोस्ट क्रिटिक मेल कैटेगरी में किसको मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को। इसमें बोला गया है कि मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? नीरज पांडे को, ठीक है, करण ट्रैकर, मनोज वाजपेयी, के मेनन या विनय पाठक। सो आई होप इसका सभी को मालूम है कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दैट इज द के मेनन, ठीक है, के मेनन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फरवरी 2021 में भारतीय सेना और संयुक्त राज्य सेना के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है? ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी? तो यूएसए की जो आर्मी है ये याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की हम लोग बात करने जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या टिक करोगे? जिमैक्स, युद्ध अभ्यास, इंदिरा, सिलनेक्स या फिर नन ऑफ जीस, ठीक है, यस। ओके, सो इसका जो राइट आंसर याद रखेगा दैट इज द युद्ध अभ्यास। तो आपने पढ़ा भी होगा कि युद्ध अभ्यास जो है ये हमारे भारतीय सेना और किसके बीच में होती है? यूएसए की सेना के बीच में होती है, ठीक है, यूएसए के। इंदिरा, इंदिरा तो आप जानते हैं भाई, इंदिरा किसके बीच में होती है? इंडिया और रसिया के बीच में, ठीक है। सो इंदिरा इज अ डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एवर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर का नाम क्या था, जरा बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले डिप्टी गवर्नर का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि आरबीआई में 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं भाई, 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें से 5 ऑफिशियल डायरेक्टर और 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। 5 ऑफिशियल डायरेक्टर में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहला बताना है, पहले डिप्टी गवर्नर का नाम क्या था? पहले डिप्टी गवर्नर का नाम, तो इसका नाम है जेम्स बी टेलर। तो ये याद रखिएगा, जेम्स बी टेलर पहले डिप्टी गवर्नर थे। और सबसे पहले गवर्नर की बात करेगा, सबसे पहले गवर्नर की बात करेगा तो सबसे पहला गवर्नर याद रखिएगा जिसका नाम क्या था? ओसबॉर्न स्मिथ। तो सबसे पहला गवर्नर पूछता है तो ओसबॉर्न स्मिथ, और सबसे पहला डिप्टी गवर्नर पूछता है तो जेम्स बी टेलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो टकलामकन जो डिजर्ट है ये निम्न में से कहां पर लोकेटेड है? चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या पेरू? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा जरा कि ये जो डिजर्ट है ये निम्न में से कहां पर लोकेटेड है? तो इंडिया का आप सभी जानते हैं कि इंडिया का डिजर्ट कहां पर लोकेटेड है। आई होप की सभी को मालूम होगा। इंडियन डिजर्ट की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आई होप की सभी को मालूम होगा, ठीक है। सिंपल है, ट्राई कीजिएगा बताने का कि ये डिजर्ट कहां पर लोकेटेड है, ठीक है, यस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 चाइना, ठीक है, ऑप्शन 1। तो इस डिजर्ट की बात करता है, या फिर आपको एक येलो रिवर की बात करेगा। येलो रिवर भी कई बार पूछता है चाइना से रिलेटेड। दूसरा एक और आपको पूछता है यांगटजे रिवर, ठीक है, यांगटजे रिवर। तो भी आप इसको भी पढ़ के जाइएगा कि ये जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटजे, इस नदी की बात करता है, ठीक है, या फिर इस डिजर्ट की बात करता है। तो आप किसको टिक करेंगे? आप चाइना को टिक करेंगे, ठीक है। अगर थार डिजर्ट की बात करता है तो इंडिया को टिक करने जाएंगे, जो थार डिजर्ट है वो आपके इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज कॉल्ड अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम? तो निम्न में से किस बांध को अफगानिस्तान और भारत के मैत्री बांध का मतलब प्रतीक माना जाता है? दैट इज द स्वालकोट, बारीघाट, सलमा, अपर करनाली या निम्न में से कोई भी नहीं? तो अभी बांग्लादेश, यस यस, ठीक है, यस, अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी एक डैम इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है, मित्रता के लिए। तो वो भी आपको मालूम है कि वो मैत्री डैम है। और ये आपको मालूम है कि इस डैम का नाम है दैट इज द सलमा डैम, ठीक है। तो ये सलमा डैम जरूर भाई पढ़ के जाइएगा। सलमा डैम भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इनके बीच में अब अगर कभी आपको बाउंड्री लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो बाउंड्री लाइन भी जरूर पढ़ के जाइएगा। बाउंड्री लाइन भी कई बार पूछी जा चुकी है कि जो बाउंड्री लाइन है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन।
तो इनके साथ भी, और चाइना के साथ कौन सी है हमारी, मैकमोहन। तो इनके साथ जो बाउंड्री लाइन है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, जिसका नाम क्या था, डूरंड। ठीक है, तो डूरंड को जरूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेलिंग द एम्पायर्स रूल इज द कोड फॉलोड इन विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है कि नेलिंग द अंपायर्स नियम संहिता का पालन किस खेल में किया जाता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस या निम्न में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा गाइस। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं गाइस, एक बार से फिर से सेशन को बोलूंगा कि शेयर कर दीजिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। और आप जब तक आंसर बताइए, जब तक मैं आपको बता दूं कि इस समय टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली पास लेके आया है जस्ट 299 रुपए में। ठीक है, तो शिवरात्रि अभी ऑफर चल रहा है, शिवरात्रि ऑफर, और आप एक पास की मदद से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मोर देन 100 कोर्सेस आर अवेलेबल, मोर देन 12,000 मॉक टेस्ट आर अवेलेबल। बट ये प्राइस मत पे कर दीजिएगा, उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा, दैट इज द SHIVKT, एंड यू विल गेट द 20% डिस्काउंट। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। सो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज एसोसिएटेड विद द बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड लैंडेड इट्स न्यू Leopard vehicle on its latest mission NS-14 with hopes that human flights can begin soon। तो निम्नलिखित में से किसने अपने नए मिशन NS-14 पर अपने न्यू शिफ्ट वाहन को इस उम्मीद के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है, लैंड किया हुआ है कि मानव उड़ानें जल्दी शुरू हो सकेंगी। ब्लू ओरिजन, स्पेस एक्स, बोइंग, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस या फिर लॉकहीड मार्टिन। इसका राइट आंसर बताइएगा। यस यस यस, चलिए चलिए, ठीक है, ओके। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो यहां पर बहुत सारे लोग गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। तो इसका नाम है ब्लू ओरिजन, इसका नाम है ब्लू ओरिजन। ठीक है, यस यस। चलिए डिलीट, यस डिलीट मत कीजिए कमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो गलत हुआ, देन इट्स ओके। निगेटिव मार्किंग थोड़ी ना काउंट हो जाएगी आपकी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। याद रखिए, ठीक है, ऊपर से बैठे हुए चित्रगुप्त सब कुछ देख रहे हैं कि किस किस व्यक्ति ने कमेंट को डिलीट किया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइएगा जरा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सेबी, ट्राई, एनपीसीआई, नाबार्ड या आरबीआई। ठीक है, यस बिल्कुल, डिलीट वालों को बिल्कुल डरना चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो देखिए राइट आंसर क्या है, एनपीसीआई। क्योंकि अगर हम एनपीसीआई की बात करने जाएं, एनपीसीआई आप इसका फुल फॉर्म सभी जानते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है आपका 2009 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। आज के समय में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो इसी के पार्ट हैं। जैसे आप भीम की बात करने जाएं, आप रुपे कार्ड की बात करने जाएं, एनएफएस की बात करने जाएं जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, आईएमपीएस की बात करने जाएं, ठीक है, सीटीएस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की बात करने जाएं, ठीक है, जो फास्टैग है वो भी इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एनपीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर डिटेल में पढ़ के जाएगा। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में, हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी आपका जो ये बॉडी है वो याद रखिएगा। ठीक है, सो टेलीकॉम किसको रेगुलेट करता है, डीटीएच हुआ, आप जब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते हैं, ठीक है, दो कंपनीज के जो मर्जर होंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेटरी है। नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के लिए, और सेबी को ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द नंदी हिल्स लोकेटेड। तो नंदी हिल आपकी कहां पर लोकेटेड है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर बताइएगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, थर्ड क्लास की पीडीएफ के लिए भी बोल दिया जाएगा, बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर। ठीक है, बिल्कुल बोल दिया जाएगा। ठीक है, so इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, दैट इज द कर्नाटका। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटका में आपकी नंदी हिल लोकेटेड है। ठीक है, सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी
ठीक है, यहाँ पे बैंक रेट की बात चल रही है, बैंक रेट की बात चल रही है। तो निम्न में से कौन मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, जरा बताइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी जानते हैं, इट इज द पॉलिसी लॉन्च बाय द आरबीआई in every year in the month of April that is followed by the bi-monthly review. So total 6 bi-monthly review in a 1 year. ठीक है, अब इसके क्या होते हैं, दो तरह के टूल होते हैं। मैन एम ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कैश या टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो आरबीआई हमेशा एम ये रखती है कि ना तो इकोनॉमी में मार्केट में डिमांड से ज्यादा पैसा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, यानी कि मनी की उतनी ही सप्लाई हो जिससे हमारी डिमांड मैच हो जाए। तो दो तरह के टूल होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहां पर तीनों ऑप्शन राइट हैं। एलएएफ, एलएएफ का फुल फॉर्म है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ठीक है, एडजस्टमेंट फॉल्स, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और एमएसएफ याद रखिएगा, मार्जिनल एमएसएफ, यस यस, सभी का फुल फॉर्म बता रहा हूं बिल्कुल। सो एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी एलएएफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सभी को क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या खुदरा बैंकिंग की प्रणाली में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिटेल बैंकिंग? इसका राइट आंसर बताइएगा जरा। यस यस, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, या सभी? ठीक है, यस यस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सभी है भाई। रिटेल बैंकिंग में तो सभी आता है। ठीक है, होम लोन जो इस समय आज के समय में बहुत सस्ते चल रहे हैं, तो अगर आप में से कोई लेना चाहे तो जरूर ले सकता है। ठीक है, लेकिन ईएमआई की जरूर चिंता करिएगा। ठीक है, तो होम लोन इस समय चीपर है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ये भी इसी का पार्ट है, रिटेल बैंकिंग का। पर्सनल लोन तो ये भी इसी का कार्ड है, ये अभी नहीं मिल सकता क्योंकि जब तक सैलरी स्लिप नहीं होगी तो पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, ये जॉब लगने के बाद ही मिलेगा। कार लोन, तो ये सभी आपके याद रखिएगा रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, ओके, इन December 2020 Torrent Gas Limited has pledged 5,000 crore investment to develop infrastructure to retail CNG to automobiles and piped gas to household and industries in which city? तो इसका राइट आंसर बताएगा जरा कि किस सिटी में ये पाइप्ड गैस को प्रमोट करने के लिए पैसा डाला गया है। कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, पुणे या रांची? एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो आप उसको रेपो रेट से रिलेट कर सकते हैं, रेपो रेट। ठीक है, जब आप रेपो और रिवर्स रेपो का डिफरेंस निकालते हैं तो उसको आप एलएएफ वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो मैं जल्दी थोड़ा थ्योरेटिकल क्लासेस लेकर के आऊंगा सो दैट आपको ये सभी बैंकिंग के टर्म्स और क्लियर हो सकेंगे, बैंकिंग के टर्म्स और क्लियर हो सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर याद रखिएगा, चेन्नई इज द राइट आंसर। अब ये तो बहुत सिंपल है यार, आपको पूछा गया है कि जो जल्लीकट्टू है ये किस राज्य का गेम है, सो जरा बताइएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या टिक करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए गाइस। सो देर आर टोटल 78 कैंडिडेट वॉचिंग दिस सेशन, बट देर आर टोटल 77 लाइक। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, जानना चाहता हूं मैं। चलेगा, सो देखिए लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज तमिलनाडु, दैट इज तमिलनाडु। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कर्नाटका का एक और होता है कंबाला, कर्नाटका का कौन सा है, कंबाला। तो ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, एनिमल बफेलो रेस। ठीक है, इसको कई बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर लगा होगा। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, सभी को बता दीजिएगा कि 3 PM पर यह सेशन स्टार्ट होता है और ये सेशन हम लोग मंडे से सैटरडे कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, मंडे से सैटरडे कंटिन्यूअस करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा। और जो भी लोग न्यू हैं चैनल पर, जो भी लोग न्यू आए हुए हैं, सो चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा सो दैट आपको ये रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इवनिंग तक पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, तो आप पीडीएफ को
डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।